स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध की व्याख्या एवं सारांश के बारे में जानेंगे। निबंध के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून सन 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप की प्रसिद्धि के लिए वे जाने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी अपनी सूझबूझ, निर्भीकता, खरा सत्य लिखने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने समय की तमाम बुराइयों पर प्रहार किया। बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा, जाति आधारित भेदभाव और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों एवं अन्यायों पर इन्होंने मुखर होकर लिखा। अपने निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज किस दौर में किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके मूल्य और सामाजिक मर्यादाएं कितनी बेहतर हैं और सकारात्मक रही हैं। इन सभी का ज्ञान उस दौर के साहित्य के अध्ययन से समझा जा सकता है। निबंध की पहली ही पंक्ति पूरे निबंध का सारांश कह जाती है। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है उस निबंध की, और इसका मतलब है कि अर्थात उस दौर के मनुष्य के विचार उच्च थे अथवा निकृष्ट, इस बात का ज्ञान साहित्य के अध्ययन के माध्यम से जाना जा सकता है। इसलिए वे साहित्य को जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहते हैं। ध्यान दीजिए, चित्त का चित्रपट, ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं। चित्रपट का मतलब है सिनेमा का पर्दा जिस पर सारे चित्र छपे होते हैं। इसी तरह से साहित्य भी एक तरह से चित्रपट है जिस पर मनुष्य के मस्तिष्क में चलने वाली नाना प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो उसके भाव हैं, जो उसकी संवेदनाएं हैं, वो सभी आ जाती हैं और कोई भी पाठक आसानी से उसे पढ़ और समझ सकता है। भारतीय जनसमूह के चित्त और व्यवहारों में आने वाले परिवर्तनों को वे रामायण और महाभारत की कथा के आधार पर परखते हैं। रामायण में भारतीय मनुष्य का वह रूप दिखाई पड़ता है जहां भाई भाई के लिए समस्त संपदा का त्याग कर देता है। वहीं महाभारत की कथा में राज्य और संपदा के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई का वध भी कर देता है। इन दोनों भारतीय कथाओं के माध्यम से वे भारतीय जनसमूह के बदलते चित्त को दर्शाते हुए कहते हैं कि वैदिक काल का जो मानव था वो निश्चल था, उसके अंदर कोई छल नहीं था, प्रकृति से वह प्रेम करता था, दांव पेच उसे नहीं आता था। किंतु महाभारत काल में श्री कृष्ण की जो चातुरी बुद्धि हम देखते हैं, राजनीतिक नियम, नीति नियम देखते हैं, वह भारतीय जनसमूह की बदलती हुई बुद्धि का परिचय देती है कि किस तरह से निश्चलता को छोड़ करके भारतीय जनमानस के मस्तिष्क में चतुराई और एक तरह से छल कपट की भी भावनाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। इस बात को भट्ट जी यूं लिखते हैं कि शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की काट ब्योंत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुनकर बिस्मार्क सरीखे इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों की अकिल भी चरने चली जाती होगी। वे यह लिखते हैं कि शत्रु संहार, शत्रु को मारने के लिए, उसका विनाश करने के लिए, और निज कार्य साधन निमित्त, अपने कार्य के साधन के लिए व्यास ने, यानी हम जब अपने कार्य की सफलता के लिए जो भी साधन इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए जो चतुराई, नीति, नियम, ये सब उपदेश के रूप में व्यास ने दिए हैं, उसे सुनकर बिस्मार्क सरीखे, बिस्मार्क आधुनिक समय का, आधुनिक विश्व की राजनीति का ज्ञाता था, कुशल राजपुरुष था, ऐसे लोग भी व्यास ने जो महाभारत लिखा उसे पढ़ के उनकी बुद्धि भी
अक्ल जो है वो चरने चली जाती होगी, यानी वे समझ नहीं पाते होंगे कि किस तरह से महाभारत के काल में भारतीय मनुष्य का जो मस्तिष्क था वो चतुराई से और काटव्योत से, नीति कुशलता से युक्त हो गया था। तो आधुनिक समय से पहले भी भारतीय मनुष्य इस तरह से बदल चुका था। बालकृष्ण भट्ट जी अपने इस निबंध में वाल्मीकि के रामायण और व्यास के महाभारत के आधार पर ही बताया कि मनुष्य कितना बदल गया है, उसका स्वभाव कितना बदल गया है। वे लिखते हैं कि वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझकर अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, बरकाया माने रामचंद्र के को बचाया था उन अवगुणों से, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई। यानी वाल्मीकि ने अपने रामायण में जिन अवगुणों से अपने जो नायक राम थे, रामचंद्र जी थे, उन्हें बचाया था, व्यास जी ने अपने ही समय के नायकों में, अपनी कथा के नायकों में वही सारे अवगुण गुण के रूप में भर दिए। यह साहित्य से ही हम समझ पाते हैं कि किस तरह से जो उस दौर में अवगुण थे वो गुण बना दिए गए मनुष्यों के। निबंध के अंत में वे संस्कृत भाषा के पराभव और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विकास के साथ साथ जैनियों, बौद्धों और तांत्रिकों के मत मतांतरों के कारण भारतीय समाज के विभाजित होने का कारण मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी यह कहते हैं कि वैदिक काल के बाद, संस्कृत भाषा के समृद्धि काल के बाद, जब जैनों का, बौद्धों का और तांत्रिकों का की उत्पत्ति होती है और वे अपनी भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय में भारतीय समाज विभाजित होता चला गया। भारतीय जनसमूह के बीच जाति, पंथ और संप्रदायों के कारण बढ़ती दूरी का मुख्य कारण वे पुराणों के चलन को भी मानते हैं। वे कहते हैं कि वेदों से अलग जब पुराणों का चलन हुआ तो पुराणों ने भी तमाम तरह के पाखंड, दिखावे की जो एक नीति है, उसके कारण समाज को बांटने में और पाखंड मचाने में बहुत ज़्यादा उनका हाथ रहा है पुराणों का। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट जी भारतीय परंपरा में मनुष्य की प्रवृत्तियों और उनके मूल्यों में, जो जीवन के मूल्य थे, उनके वैल्यूज़ थे, उनमें आने वाले बदलावों को समझने समझाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ विभिन्न विचारों और मतों का साहित्य पर प्रभाव परखने की सलाह देते हैं। वे यह कहते हैं कि जो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग संप्रदायों के जो मत हैं, उनका साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसे हमें परखना चाहिए। और किसी भी देश की जनता की मनस्थिति को समझने के लिए साहित्य का अध्ययन वे आवश्यक बताते हैं। इतिहास तो केवल बाहरी घटनाओं का ब्यौरा दे सकता है, किंतु मन के भीतर होने वाले बदलावों को साहित्य ही समझा सकता है। इसलिए बालकृष्ण भट्ट इतिहास के बजाय साहित्य के अध्ययन से किसी भी देश, किसी भी समाज के मनुष्यों की संवेदनाओं को, उनके भावों को समझने के लिए आवश्यक बताते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कह के वे यह बताना चाहते हैं कि साहित्य में मनुष्य की बदलती प्रवृत्तियों के तमाम चित्र दिखाई पड़ेंगे, जिससे हम यह पता कर सकेंगे कि मनुष्य की प्रवृत्ति में धीरे धीरे कैसे बदलाव आया। तो इस निबंध का मूल सारांश यही था। आगे आप अपनी टिप्पणियों में बताइएगा कि और आपके विचार क्या हैं। धन्यवाद।